तारीख थी 16 जुलाई 2016। जगह कर्नाटक का उडुपी जिला। पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर सैकड़ों की भीड़ जमा थी। प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन पुलिस के खिलाफ नहीं। एसपी अन्नामलाई कुपुसामी के ट्रांसफर के विरोध में नारे लग रहे थे। लोगों का कहना था, ऐसा ईमानदार अफसर कभी कभार ही आता है, हम अन्नामलाई को जाने नहीं देंगे। और ठीक 2 साल बाद ऐसा ही नजारा कर्नाटक के चिकमंगलूर में भी देखा गया। फिर से भीड़ सड़कों पर थी, फिर से वही मांग थी, हमारे अफसर अन्नामलाई का ट्रांसफर रोका जाए। और अब वही अन्नामलाई फिर से चर्चा में है। पुलिस की नौकरी में रहते हुए जिन अन्नामलाई को लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया, जिन अन्नामलाई को बीजेपी ने बड़ी शिद्दत के साथ तमिलनाडु में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए सींचा, उन्होंने पार्टी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यही है। अन्नामलाई 2 जून को बीजेपी आला कमान को अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। दक्षिण में बीजेपी के सबसे आक्रामक चेहरों में से एक, जिन्हें पार्टी अपना भविष्य मानकर चल रही थी, आखिर उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन क्यों बनाया? क्या इसके पीछे सीएम विजय का कोई कनेक्शन है? कोयम्बटूर और मदुरै में अन्नामलाई के जो नए पोस्टर लगे हैं, उनका मतलब क्या है? क्या अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, या फिर दिल्ली के खिलाफ तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकत यानी भाषा की राजनीति का कार्ड खेलने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अन्नामलाई के इस चौंकाने वाले फैसले, इसकी इनसाइड स्टोरी, उनके राजनीतिक सफर और तमिलनाडु की बदलती सियासत पर इसके असर का विश्लेषण करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सरवर और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। सबसे पहले ताज़ा घटनाक्रम। अरुण जनार्दन की रिपोर्ट के मुताबिक अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा देने का पूरा मन बना लिया है। सोमवार यानी 1 जून 2026 की रात को ही दिल्ली पहुंच रहे हैं और 2 जून को दिल्ली में उनकी मुलाकात बीजेपी नेता नितिन नबीन से होनी तय मानी जा रही है, जहां वो औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा उनके सामने रखेंगे। अन्नामलाई के करीबी सूत्रों का कहना है कि वो दिल्ली किसी राजनीतिक सौदेबाजी या दबाव बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। उनका ये दौरा एक तरह से आला कमान के प्रति आभार जताने के लिए है, जिनके साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के पिछले 6 साल बिताए। अन्नामलाई पूरी पार्टी को धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर 2 जून को इस इस्तीफे पर आधिकारिक मुहर लग जाती है, तो ये तमिलनाडु की राजनीति में हाल के दिनों का दूसरा सबसे बड़ा उलटफेर होगा। पहला विजय की पार्टी टीवीके की जीत है और इस जीत के बाद से ही तमिलनाडु की लगभग हर राजनीतिक पार्टी के भीतर उथल-पुथल मची हुई है। अन्नामलाई का संभावित इस्तीफा इसी उथल-पुथल की अगली और सबसे बड़ी कड़ी है। पिछले कई हफ्तों से चेन्नई से लेकर दिल्ली तक इस बात की अटकलें चल रही थीं कि अन्नामलाई पार्टी में खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी इन खबरों का खंडन नहीं किया। अब ये साफ हो गया है कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। रिपोर्ट में बीजेपी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अन्नामलाई ने बीजेपी आला कमान के सामने बहुत पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था। 2 विकल्प रखे थे। पहला, उन्हें तमिलनाडु बीजेपी के भीतर आज़ादी दी जाए और लंबे समय तक लीडरशिप भी, ताकि वो अपने तरीके से संगठन खड़ा कर सके। दूसरा, अगर पार्टी उन्हें ये स्पेस नहीं दे सकती, तो फिर उन्हें अलग रास्ते पर जाने की मंजूरी दी जाए। अन्नामलाई की ये मांगे तब और तेज हो गई जब विजय की जीत ने तमिलनाडु के पूरे सियासी समीकरण को बदल कर रख दिया। पिछले 6 सालों से बीजेपी अन्नामलाई को राज्य में एक बड़े विकल्प के तौर पर पेश कर रही थी। अन्नामलाई युवाओं के बीच लोकप्रिय थे, उनके भाषण आक्रामक थे। पूर्व आईपीएस अफसर के तौर पर उनकी एक छवि थी, सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ थी और सबसे अहम बात, अन्नामलाई तमिलनाडु की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। करप्शन के खिलाफ उनकी कैंपेनिंग ने राज्य में बीजेपी को नई विजिबिलिटी दी थी। उनके समर्थक मानते थे कि अन्नामलाई बीजेपी को तमिलनाडु में एक प्रभावशाली लीडरशिप दे सकते हैं, एक ऐसा चेहरा जो आला कमान की लाइन भी समझे और तमिलनाडु की जमीन भी। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू हुई। अन्नामलाई की राजनीति कई बार बीजेपी के पारंपरिक ढांचे में फिट नहीं बैठी। उन्होंने पारंपरिक हिंदुत्व और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति से दूरी बनाई और इधर दिल्ली में बैठा आला कमान राज्य की जमीनी हकीकत समझने में चूक गया। जब इस बार की विधानसभा चुनाव नजदीक आए, तो अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर सिर्फ एक स्टार कैंपेनर की भूमिका में समेट दिया गया।
AIADMK के साथ एक ऐसे गठबंधन को चलाने को कहा गया जिसे लेकर वो पहले से ही सहज नहीं थे। याद कीजिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का समय। अन्नामलाई ने द्रविड़ आइकॉन अन्नादुराई को लेकर एक बयान दिया था। AIADMK इससे नाराज हुई। अन्नामलाई से माफी की मांग की गई। अन्नामलाई ने माफी नहीं मांगी तो AIADMK और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। बाद में जब इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए फिर से गठबंधन हुआ तो AIADMK की शर्त पर अन्नामलाई को बीजेपी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। दूसरी तरफ जब इस बार का रिजल्ट आया तो पुरानी पार्टियों से ऊब चुका युवाओं का एक बड़ा हिस्सा विजय की तरफ चला गया। अन्नामलाई यही एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्राउड अपनी तरफ खींचना चाहते थे। अरुण जनार्दन की रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी के भीतर कुछ नेताओं ने दबी आवाज में माना भी कि पार्टी को यूथ फेस अन्नामलाई को ही आगे करना चाहिए था। अब पोस्टर्स की भी बात कर लेते हैं। कोयम्बटूर और मदुरै में अन्नामलाई के समर्थकों ने बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए हैं जिन पर लिखा है अन्नामलाई तमिलनाडु को बचाने के लिए अपना अगला अवतार ले। सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थकों ने तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि उनकी प्रस्तावित पार्टी के नाम और झंडे के डिजाइन भी तैरने लगे हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अन्नामलाई तुरंत किसी पार्टी का ऐलान नहीं करेंगे, लेकिन लोगों की समस्याओं को उठाते रहेंगे। आगे मिलने वाले रिस्पॉन्स के आधार पर ही तय होगा कि वो पार्टी बनाएंगे या नहीं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो सीएम विजय को सीधा संदेश दे ही चुके हैं कि उनकी सरकार को हनीमून पीरियड से बाहर आना चाहिए। संदेश तो उन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूले पर केंद्र सरकार को भी दिया है। दरअसल CBSE ने 15 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत मौजूदा सेशन से ही 9वीं के छात्रों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। पहले इस नियम को लागू करने की समय सीमा साल 2029 से 30 तय की गई थी। तमिलनाडु की राजनीति में भाषा हमेशा से सबसे संवेदनशील और सरकारें बदलने वाला मुद्दा रही है। अन्नामलाई ने इस मौके को भांप लिया और सीधे केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक्स पर एक बेहद तीखा बयान जारी किया। शिक्षा मंत्रालय से तुरंत इस नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की। बोले कि एक नई भाषा का बोझ बच्चों पर मानसिक तनाव बढ़ाएगा। ये फैसला उन पेरेंट्स के लिए भी झटका है जिनके बच्चों ने पहले से ही अपनी भाषा के विकल्प चुन लिए हैं। राजनीति के जानकार अन्नामलाई के इस कदम को सिर्फ एक पॉलिसी पर दिया गया बयान नहीं मान रहे हैं। ये सीधे बीजेपी आलाकमान को मैसेज था, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में पुराना नियम है, यहाँ कोई नेता तब तक केंद्र की नीतियों का खुलकर विरोध नहीं करता जब तक किसी बड़े राजनीतिक संदेश की तैयारी ना हो। और जब बीजेपी का ही नेता केंद्र की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दे तो समझ जाना चाहिए कि रिश्तों की डोर अब टूटने की कगार पर है। पर सवाल है कि अन्नामलाई के लिए आगे का रास्ता क्या है। इस पर आगे बात करते हैं। पहले अन्नामलाई के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। 1984 में तमिलनाडु के कुरूर जिले में जन्मे अन्नामलाई एक किसान परिवार से आते हैं। कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर IIM लखनऊ पहुंच गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि IIM में पढ़ने के दौरान उन्होंने लोगों को गरीबी से जूझते देखा, जिसके बाद सिविल सेवा में आने का फैसला लिया। जल्द ही IPS बने। कर्नाटक कैडर में तैनाती हुई, जनता का भरोसा जीता और लोगों के चहेते बन गए। 2017 में उन्होंने चिकमंगलूर में भीषण सांप्रदायिक दंगा रोका। करीब 20,000 लोगों की भीड़ एक धार्मिक स्थल में घुसने की कोशिश कर रही थी। SP अन्नामलाई खुद कई दिनों तक दंगाइयों के बीच गलियों में घूमते रहे। एक पीस कमेटी बनाई, दोनों समुदायों का भरोसा जीता। ड्रग्स के खिलाफ अभियान ने भी उनकी लोकप्रियता दी। साल 2019 में जब वो बेंगलुरु दक्षिण के DCP थे, तब उन्होंने अचानक IPS पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ 3 बड़ी महत्वाकांक्षाएं ही पूरी कर सकता है और पुलिस के तौर पर जो उन्हें करना था कर चुके हैं। इसके बाद 25 अगस्त 2020 को बीजेपी में शामिल हुए और महज 11 महीने के भीतर पार्टी ने उन्हें राज्य का सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या अन्नामलाई के लिए बीजेपी छोड़कर एक नया स्वतंत्र प्लेटफॉर्म खड़ा करना इतना आसान होगा? राजनीति के खिलाड़ी जानते हैं कि आज के दौर में एक नई रीजनल पार्टी को लॉन्च करने और उसे चलाने के लिए सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की फंड की जरूरत होती है। अरुण जनार्दन की रिपोर्ट के मुताबिक RSS के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने सीधा सवाल पूछा है
क्या अन्नामलाई के पास अपनी जेब में 500 या 1000 करोड़ रुपए हैं? अगर हैं, तभी वो नई पार्टी बनाने के बारे में सोच सकते हैं। बात तो ये भी है कि टीवीके ने पहले ही एंटी स्टैब्लिशमेंट क्राउड के एक बड़े हिस्से को अपने पाले में कर लिया है। ऐसे में क्या अन्नामलाई के लिए नए रास्ते पर जाना चैलेंजिंग नहीं होगा? हालांकि एक दूसरा पहलू भी है। अगर अन्नामलाई एक नई पार्टी बनाते हैं तो वो तमिलनाडु की छोटी पार्टियों मसलन पीएमके, डीएमडीके, वीसीके और यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टियों को भी टक्कर दे सकते हैं। सबसे ज्यादा असर पश्चिमी तमिलनाडु में पड़ सकता है, जो एआईएडीएमके का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। अन्नामलाई खुद इसी क्षेत्र के ओबीसी गौंडर समुदाय से आते हैं, इसलिए एआईएडीएमके के इस पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा सकते हैं। अन्नामलाई ने यह सोचा है कि या तो मुझे यूनियन मिनिस्ट्री दी जाए, नेशनल पॉलिटिक्स में मैं उतरता हूँ, नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं उतरने दिया गया तो ही वांटेड कि ठीक है मैं एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाता हूँ और उसमें, और ये राजनीतिक पार्टी वाली जो बात है ये पिछले एक साल में बहुत ज्यादा उछली है और स्पेशली 2026 के इलेक्शन के आसपास ये दोबारा सोच रही थी। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर केंद्र ने इनको फिर से कुछ प्रॉमिस किया, इनको जनरल सेक्रेटरी का या फिर कोई सेंट्रल में कुछ बहुत हैवी पोजीशन दिया तो अन्नामलाई रुक जाएंगे बीजेपी में। अन्नामलाई को जब तक बीजेपी यहाँ पे नहीं रोकती है तब तक तमिलनाडु में बीजेपी का कोई फ्यूचर बड़ा मुझे दिखता नहीं, बिकॉज अन्नामलाई वाज द ओनली फेस जिसने बीजेपी को जमीन से उठाकर एक जगह पर लेके जाके खड़ा किया। अब आप वापस से रिवर्स हो गए हैं। ठीक है, अन्नामलाई की कैंपेनिंग थी जब पिछली बार आपको 4 एमएलए मिले थे, अब आप देखें 4 से आप 1 पे आ गए। वो 1 भी जो जीते हैं वो बहुत मुश्किल से जीते हैं, वो भी नहीं हो पाता। सवाल बहुत से हैं, जवाब जल्द मिलने की संभावना भी है। हालांकि इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति अब सिर्फ डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके की कहानी नहीं रही। विजय के आने से समीकरण बदल चुके हैं और अब अन्नामलाई का अगला कदम तय करेगा इन बदलते हुए समीकरणों में बीजेपी की जगह बचेगी या फिर एक नया खिलाड़ी सामने आएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। हमारे वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।